नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ाइए, शेयर करें और चैनल के बेल आइकन को अगर दबा लेंगे तो किसी भी प्रारब्ध के अपलोड की पहली सूचना आपको सीधे मिलेगी। आज हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर, ओमकार चौधरी शो और ओशियन नेटवर्क से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए अवनीश जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सर आज सवाल से ज्यादा मेरे पास दो ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि राहुल न सिर्फ देश से हारे हैं, राहुल न नौजवानों से हारे हैं जिन्हें वो जनजेट कह रहे हैं और नेपाल और बांग्लादेश करने की हसरत पाले हुए हैं, बल्कि राहुल का काम केवल थूकना और भागना है, प्रोपोगेंडा फैलाना है। और ये मैं नहीं कह रहा सर, मेरे आरोप भी नहीं है, मेरे पास साक्ष्य हैं। मैं एक वीडियो दर्शकों को दिखाना चाहूंगा आपके सानिध्य में। दर्शक जरा ये वीडियो देखिए, इस चेहरे को आप बखूबी पहचानते हैं। सबसे पहले वो तो सर पर है, तो राहुल गांधी उनकी क्षमता एक विपक्ष के बिहार का इलेक्शन सबसे पहले वो तो सर पर है, तो राहुल गांधी उनकी क्षमता एक विपक्ष के नेता के तौर पर, उनकी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है। ये बड़ा ऐसा लगता है कि कोई गुड़िया गुड्डा का खेल है। ये ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि देखिए आपको कहाँ साबित करना है। कोर्ट कचहरी में तो साबित करना नहीं हो सकता नहीं है। इस वक्त देश में कोर्ट कचहरी की जो हालत है, आप ले जाइए लाख पेज का डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना कोर्ट कचहरी में क्या कुछ हो रहा है। आपको अंततः जनता की अदालत में साबित करना है। पब्लिक परसेप्शन। ये आपने सुना। एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें कुछ पत्रकार आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और वो बात तब हो रही है जब राहुल गांधी ने कथित हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया था, जिसमें कर्नाटक की एक सीट से फिर एक बार कुछ लोगों को लेके आए थे। उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने वाले इन कुछ पत्रकारों की एक छोटी सी बाइट 1 मिनट की है, लेकिन इसे सुनना बेहद जरूरी है। और उसके बाद सर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि राहुल दरअसल करना क्या चाह रहे हैं। दर्शकों जरा सुनिएगा इसे भी। जिनको राहुल गांधी ने खुद स्टेज पर बुलाया, उसमें सूर्यकांत नाम के एक व्यक्ति थे जिनके कर्नाटक के थे। उनका लॉगिन से डिलीट किया गया वोट। ऐसा कोशिश की गई वोट डिलीट करने की। और बबीता नाम की एक महिला थी जिनका वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए, हम लोग उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनको आनन फानन में वहां से निकाल दिया गया। हमको मतलब उनकी एक, मुझे याद है, एक कोई कॉमन बाइट हुई थी सूर्यकांत जी की। उसके अलावा वो जो बाकी लोग थे उनको वहां से निकाल दिया गया। और उसके बाद अब मैं अपना कम से कम बता सकता हूं, और किसी का तो नहीं, मैं खुद कर्नाटका भवन गया फिर, क्योंकि ये तमाम लोगों को कर्नाटका भवन फिर लेकर जाया गया था। BR पाटिल साहब जो कैंडिडेट थे अलान से, वो भी वहां पर थे। मैं खुद गया कर्नाटका भवन जब मेरे को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो लोग वहां मौजूद हैं। वहां पर वो लोगों ने बात भी करी कन्नड़ मीडिया से, लेकिन फिर हम जैसे ही लोग पहुंचे, उनको गाड़ी में बिठाकर मेरे सामने, किसी ने उनको फोन किया, मेरे सामने वो गाड़ी में से निकाल चल गए। भाई ऐसा क्या है सर? ऐसा क्या है, यही सवाल मेरा भी। देखिए, राहुल गांधी पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोग पहले भी कर चुके। मैं अपने चैनल पर लगातार करता हूं और लोग मुझे आकर के नसीहतें देते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको ये बताया था, बोला जी आप किस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, देश के सामने, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के सामने भी, कार्यकर्ताओं के सामने भी, कि एक्चुअल में ये किस तरह के छल प्रपंच रच रहे हैं और जो नहीं है वो शो करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये योगेंद्र यादव जैसे लोग साहब, मार्च 2022 में इन्होंने एक इंटरव्यू में ये स्वीकार किया था, जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के नतीजे आ गए थे, उसके तुरंत बाद किसी पत्रकार ने पूछा था, इंटरव्यू लिया था, तो इन्होंने कहा था कि देखो जी, पिच हमने तैयार की थी, पिच तैयार करने का काम हमारा है। वो 13 महीने का जो तथाकथित किसान आंदोलन था, वो पिच तैयार करने के लिए ही था। वो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा था, वो किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं था। पिच हमने तैयार की थी, रोलर भी चलाया था। लेकिन अगर अखिलेश यादव ना बैटिंग ठीक से कर पाए, ना बॉलिंग ठीक से कर पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
हम तो जाकर के वहां उनके लिए बैटिंग और बॉलिंग कर नहीं सकते थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं अवनीश जी, आपको भी याद होगा, इन्होंने बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की। ये राकेश टिकैत के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और ये अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए और अखिलेश यादव को लाइए। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने संयुक्त रूप से की थी। दर्शक चाहें तो अभी जाकर के गूगल कर लें या यूट्यूब पर जाएं, इनके वीडियो दोनों के मिल जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के। तो इन्होंने क्या नहीं किया, लेकिन ये इतने भारी नेता बनते हैं, इतने भारी विश्लेषक और सलाहकार बनते हैं राहुल गांधी के, ये अपना चुनाव तो जीत नहीं पाए। जब जीते, जब वहां से लड़े तो इनकी क्या गत हुई वो सब जानते हैं। इसके अलावा जिस प्रदेश से ये आते हैं, हरियाणा, हरियाणा में जिस जिले से आते हैं, जिस तहसील से आते हैं, वहां कितने सपोर्टर योगेंद्र यादव के हैं, जरा वो एक शपथ पत्र दे करके जरा बता दें इस देश को कि कितने लोग इनकी सुनते हैं वहां पर। और साहब, हम तो जब थोड़ा छोटे थे तब से प्रणय रॉय के साथ दूरदर्शन पर वो जो नतीजों से पहले के इनके तथाकथित एग्जिट पोल और दूसरी तमाम चीजें आती थी, तब से हम इन लोगों को सुन रहे हैं। ये जो चबा चबा करके बोलते हैं, ये जो एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं कि जैसे इनसे जो बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा तो चुनाव की दाई है ही नहीं। तो ये इनकी सारी पोल पट्टी एक्चुअल में एक के बाद एक खुल रही है। जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने एक जगह संबोधित करते हुए कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि योगेंद्र जी, आप तो विश्लेषक रहे हैं, आप जरा बताइए कि हरियाणा में क्या होने वाला है। तो मैं अब उनको क्या जवाब दूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, कांग्रेस के पक्ष में आंधी आ सकती है। फिर कहा कि कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आ सकती है। फिर कहा कि इससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है। क्या हुआ? तो कितने बड़े विश्लेषक हैं ये। और जो ये आरफा के साथ बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए अदालतें तो इस देश की कैसे काम कर रही हैं, वहाँ तो लाख पेजों का डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए, वहाँ तो कुछ सुनवाई होती नहीं है। ये बेहद खतरनाक है अवनीश जी, बेहद खतरनाक है। आप हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हमारी न्यायपालिका के खिलाफ। आप और हम नहीं जानते हैं क्या अवनीश जी के कितने ऐसे फैसले, कितनी ऐसी टिप्पणियां और कितने ऐसे कृत्य हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं। उनकी कई बार टिप्पणियां, अवांछित टिप्पणियां, इसके बावजूद कभी सुना है क्या विधि मंत्री, कानून और विधि मंत्री, उन्होंने कुछ कहा हो या सरकार के स्तर पर किसी ने कुछ कहा हो? सरकार छोड़ दीजिए, बीजेपी के लेवल पर किसी प्रवक्ता ने ही कोई टिप्पणी की हो न्यायपालिका पर या सुप्रीम कोर्ट पर? कभी नहीं। और ये कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक, ये 75 की जो घटना हुई थी इमरजेंसी लगाने की, वो किन स्थितियों परिस्थितियों में हुई थी, दर्शकों में से बहुत सारे लोगों को जानकारी है, कुछ को नहीं होगी। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिन्हा साहब ने एक फैसला दिया था, रायबरेली के वर्डिक्ट पर उसको अवैध घोषित किया था। इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनावी राजनीति से बेदखल कर दिया था। उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ने वाला था, इसलिए उन्होंने देश पर ही इमरजेंसी थोप दी थी। तो ये अदालतों और शाहबानो केस, उसमें एक वर्डिक्ट और आया था सुप्रीम कोर्ट से। इन्होंने क्या किया था उसमें? राजीव गांधी की सरकार बाकायदा उसको, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था उसको खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए कानून में संशोधन ले आई थी।
तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, न्यायपालिका का कितना सम्मान करते हैं। और बाकी पीछे मत जाइए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, किसी को सर्टिफिकेट देने वाला, कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। तो इनको आप, ये जो खतरनाक खेल खेल रहा है पूरा इकोसिस्टम इस समय, आप रवीश को देख लो, आप पुण्य प्रसून वाजपेयी को देख लो, आप जितने भी इनके लग्गे भग्गे हैं जो इनके आजकल गुण गा रहे हैं, इनके लिए कीर्तन कर रहे हैं खड़े होकर के रोजाना, आप उनकी लैंग्वेज देखिए। अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको देश विदेश से बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं आई हैं, तो उसका भी इनको दर्द होता है, पीड़ा होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वीडियो क्यों जारी कर रहे हैं, नेतानियाहू क्यों वीडियो जारी कर रहे हैं, या राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको पहली ही रात को, पहले ही दिन क्यों शुभकामनाएं दे दी, पुतिन ने क्यों दे दी, फलाने ने क्यों दे दी, ढिमकाने ने क्यों दे दी। अच्छा, बॉलीवुड के अभिनेता क्यों उनको सेलिब्रेट कर जो रहे वो हैं? लोग थे, ये सारे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल एक्चुअल में कहां पहुंच चुका है इनका। और एक और घटना का मैं जिक्र कर दूं अपनी बात खत्म करने से पहले। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी एबीवीपी जीत गई, पटना एबीवीपी जीत गई, दिल्ली एबीवीपी जीत गई, आज हैदराबाद का आ रहा है, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी जीत गई। ये जो भारत के युवा, भारत के स्टूडेंट, भारत के जेन जी ये क्रांति लाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, वो तो सारे मोदी जी के साथ है। तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारे साथ तुम्हारी अपनी पार्टी भी नहीं रह गई है। अब पार्टी के नेता भी अब बगले झांकने लगे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसको कोई रोक सकता है क्या, ये पार्टी को कहां ले जाके डुबोएगा, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, कहां किस तरफ ले जाकर के डुबोने वाला है। तो जिस तरह की अराजकता ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पे कोई भरोसा नहीं और लोकतंत्र के सारे पिलर्स पर कोई भरोसा नहीं, पार्लियामेंट के बारे में टिप्पणी कर चुके, न्यायपालिका के बारे में टिप्पणी कर चुके, मीडिया के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, हर तरफ से तो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बचा हुआ था चुनाव आयोग, जिसकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा थी और एक साख थी, और सब ये कहते थे कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो एक साख है उस पर कोई रत्ती भर भी दाग नहीं है, उसको भी ये मटियामेट करने पर लगे हुए हैं, केवल इसलिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे दोनों चुनाव आयुक्त अपनी किसी उससे बंधे हुए हैं कि वो ज्यादा बकवासबाजी नहीं कर सकते, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इसलिए आप रोज उन पर अटैक करते हैं। और केवल इसलिए कि आपको भारत में नेपाल चाहिए, आपको भारत में बांग्लादेश चाहिए, आपको भारत में श्रीलंका चाहिए, आप इमरान खान की तरह एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री को उठा करके जेल में ठूसने के ख्वाब देख रहे हैं और वहां पर किसी की कठपुतली सरकार काम करे, आप ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। आप म्यांमार का सपना देख रहे हैं, आंग सान सूची को किस तरीके से उठा करके जेल में ठूस दिया गया। तो ये भारत में नहीं होने वाला है, जितना जल्दी ये समझ जाएं या इनको कोई पार्टी के भीतर से समझा दे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने आरफा को सीधे कहा कि हमें किसी फैक्ट से मतलब नहीं, हमें किसी प्रमाण से मतलब नहीं, और राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा हम करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं, एलओपी बन गए, अपने घर के एलओपी बन गए, तो लोकतंत्र की रक्षा राहुल गांधी को नहीं करना। अदालत में पत्रकार ने वहीं पूछा था, नहीं जाना, उस एजेंडे को आगे बढ़ा दिया और खोल के रख दिया है योगेंद्र यादव ने। सर, क्या इसे आप गजब की नेगेटिव हिम्मत नहीं कहेंगे कि आप जो करना चाह रहे हो, सीधे कह रहे हो कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमें केवल पब्लिक को भड़काना है। आखिर ये योगेंद्र कह रहा है जब, तो क्या ये घोषणा नहीं है कि हम तो ये करेंगे, पहली चीज। और दूसरा सर, जो पत्रकारों ने अभी कहा कर्नाटका के बारे में
आपने बताया, उसके बाद आप कर्नाटक भवन पर पत्रकार खुद गए, आप उठा के भगा दे रहे हैं। तो नीयत इनकी बिल्कुल साफ है, और न सिर्फ साफ है, कई बार होता है कि आदमी खुरापात करता है। ये तो सर उस लेवल की, मतलब गुंडई में कहूंगा इसको, कि आप नोटिस दे के कह रहे हो कि हम ये काम करेंगे, जनता को बता के ये कह रहे हो कि हम ये काम करेंगे, और पब्लिक डोमेन में लाके ये कह रहे हो कि हम ये काम करेंगे। ये कम से कम अब तक नहीं देखी गई थी। भारी से भारी अपराध करने वाला जो अपराधी है ना सर, वो भी चुपचाप अपराध कर देता है, और चाहता है कि अपराध होने के बाद, यहां तक कि आतंकवाद की घटनाओं में घटना कर देने के बाद तब जिम्मेदारी ली जाती है। और यहां देश के खिलाफ गृह युद्ध, देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश, और उसको बता के किया जा रहा है। सवाल ये होता है सर कि हमारे दर्शक भी पूछते हैं, फिर कानून क्या कर रहा है? ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की बात कह रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं सर, ये जो कह रहा है कि हमें केवल पब्लिक परसेप्शन बनाना है और झूठ फैलाना है, तो सर ऐसा नहीं है कि कर्नाटक, इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में इन्होंने एसआईआर के बहाने करने का प्रयास किया। और मैं आपको बताऊं, सूत्र आपके पास भी है, आप तक ये सूचना है, हरियाणा अगला वो मैदान बनने वाला है जहां राहुल गांधी अपनी सो कॉल्ड फ्लॉप फिल्म वोट चोरी को एक बार रिलीज करने का प्रयास करेंगे। और योगेंद्र का इस तरह से खुल के आना, हरियाणा इसका गृह प्रदेश है, आपने जैसा बताया सर, ये खुलेआम बता के अपराध देश के खिलाफ। अब क्या आपको नहीं लगता कि एजेंसियों को अब जाग जाना चाहिए, या क्या कोई वाकई ऐसे प्रोविजन हैं जिसके तहत इस तरह की बात, ये तो खुलेआम धमकी दे के वो फिर गृह युद्ध कर रहे हैं सर, ये तो संज्ञेय अपराध का मामला बनता है अगर मेरी जो भी सीमित जानकारी है। तो ऐसे में अगर जनता के अंदर ये बैठ रहा है कि सरकार क्यों अब चुप है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, नाक से ऊपर जा रहा है, ये अलग बात है। रिजेंजे हो चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हो, पूरा देश अभी भी राष्ट्रवाद के साथ है। लेकिन सर अब खलता है, जनता के सवाल है सर। आपने जितने भी प्रश्न उठाए हैं सारे के सारे बिल्कुल वाजिब हैं, इनमें कोई गैर वाजिब नहीं है। पर हमें ये देखना पड़ेगा अवनीश जी, जब ये अमेरिका की यात्रा पर थे, इन्होंने कितना झूठ बोला था कि लोकतंत्र या स्वतंत्रता ये सब तब मानी जाएगी जब आपको पगड़ी पहन करके, कड़ा पहन करके, कृपाण लेकर के गुरुद्वारों में जाने दिया जाएगा। अमेरिका में बैठ कर के आप अपने देश के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं क्या? इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं? और वहां भी एक पत्रकार के कंधे पर बंदूक रखी गई थी। उस पत्रकार ने बाद में बाकायदा वीडियो जारी किया और इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने मेरा यूज कर लिया, मिसयूज कर लिया, लेकिन कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो देते, मुझे पूछने का मौका तो देते। ये तो पूछने का भी मौका नहीं दिया वहां पर कि काउंटर हम एक वो कर सकें कि आप किस बेस पर ये बात कह रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लंदन में बैठ कर के भी इन्होंने तो पूरे पश्चिम को धिक्कारा था कि देखिए भारत में क्या हो रहा है और आप लोग चुप बैठे हैं, यानी आप भारत से सवाल नहीं पूछते हैं, वहां पर लोकतंत्र का क्या किया। तो आप अगर हार रहे हैं, आपको अगर इस देश की जनता वोट नहीं देती है, आपको नकार रही है, लगातार आपकी लीडरशिप को नकार रही है, आपके विचार को नकार रही है, आपका कोई अगर आज तक मेरे सामने तो नहीं आया, आपकी जानकारी में हो तो बताइए, कोई रोड मैप है क्या इनका देश को लेकर के, या कोई ब्लूप्रिंट आपने देश के सामने रखा हो, या नरेंद्र सर एक मोदी लाइन में साहब जवाब बड़ी दे दिया, लोकतंत्र बचाना हमारा काम ही नहीं है, फिर किस आदमी से हम रोड मैप की उम्मीद करेंगे? तो 1984 के बाद कांग्रेस को इस देश के मतदाताओं ने कभी चुना ही नहीं, पूर्ण बहुमत ही नहीं दिया। 1989 में राजीव गांधी बाहर हुए थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार भी एक साल नहीं चल पाई, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। फिर श्री पेरमदूर में राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी, तो पीवी नरसिम्हा राव, दिल्ली के भाग से छीका टूट गया, वो प्रधानमंत्री बन गए। वो भी अल्पमत सरकार थी, आप जानते हैं, शायद 240 ही सीटें थी उनके पास। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ दूसरे लोगों को लेकर के जिस तरीके से वो सरकार चली थी 1996 तक,
बिल्कुल सर। और वो लंदन मनमोहन वाले, सिंह की सरकार, ब्रिटेन वाले आचार कांड जो भी तो हुआ था सर, वो पटेल जी जो हाँ, थे। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है 2004 आप ले लीजिए, कितनी सीटों का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की के बीच में? केवल 7 सीटों का। अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी को 138 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री बना करके बैठ गए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तब इनकी सारी नैतिकता कहीं घुस जाती है, तब इनको अल्पमत सरकार दिखाई नहीं देती। ये सारे मिलकर के, पूरा इंडी गैंग मिलकर के 232 पर खड़ा है। अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर के आई है और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को तो सरकार बनाने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, उनको तो सरकार नहीं बनानी चाहिए, जबकि एनडीए के पास 293 सीटें हैं। तो अवनीश जी, इन लोगों का क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल तो ये आप खड़ा कर रहे हैं। और क्या एजेंसियां ये सब नोट नहीं, सब नोट कर रहे हैं साहब। एजेंसियों की भी फाइलें जो हैं उनका पेट मोटा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एजेंसियां खामोश बन करके बैठी हुई हैं, सबके पास सारी सूचनाएं हैं, इनकी गतिविधियों की, इनके आवागमन की, ये वहां किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी सारी जानकारी एजेंसियों के पास है। दुनिया का कोई कोना अब ऐसा नहीं है जो हमारी एजेंसियों की पहुंच के बाहर हो। हर जगह हमारे लोग हैं, इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि इसने, योगेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस में भी उनके यूट्यूब चैनल पर कुछ बोला है और एक जगह ये कहते हैं, आखिर के 5-7 मिनट सुनिएगा, उसमें ये कहते हैं कि पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। तो ये किसके पाप के घड़े की बात कर रहे हैं? पाप का घड़ा किसका भर गया है, ये शायद आने वाले दिनों में पता लगेगा, जब सारी चीजें जो हैं वो देश के सामने आनी शुरू होंगी। और शायद नरेंद्र मोदी की कुछ क्वालिटीज हैं जिनके हम भी कायल हैं, आप भी कायल हैं और ये देश भी उन पर मुग्ध है कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं और वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसकी अपेक्षा लेकर के ये नंग नाच कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सारा भाई मोदी सरकार को उकसाने के लिए तो कर रहे हैं ये सब, वरना इनके पास तथ्य क्या है, इनके पास कहने के लिए क्या है, दस्तावेज इनके पास क्या है? जो भी ये उल्टे सीधे लोगों को पेश करते हैं किसी तरीके से तैयार करके, वो सारे फेक निकलते हैं। जो ये नंबर जारी करते हैं वो किन्हीं अंजनी मिश्रा जी का निकलता है प्रयागराज के। वो कह रहे हैं कि मैं तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा इनके खिलाफ, इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे बदनाम करके रख दिया। बार बार ये चीजें, हरकतें हो रही हैं। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं ये, बेशर्म लोग, मैं जानबूझ करके शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं अवनीश जी, क्योंकि 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके हो, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो, 2 राष्ट्रपति के चुनाव हार चुके हो, 3 उपराष्ट्रपति के चुनाव हार चुके हो, स्पीकर के चुनाव हार चुके हो, यानी सेंचुरी मार चुके हो हार की। इसके बावजूद अगर आप कैमरों के सामने इतना भोंडा आत्मविश्वास दिखाते हो और सदन के भीतर आप एक गुंडे मवाली की तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाते हो और इस देश के लगातार तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री को धमकाने की कोशिश करते हो, अगर आप ये हिमाकत करते हो कि जब मैं आया तो राजनाथ जी ने तो मुस्कुरा करके मुझे नमस्कार किया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे नमस्कार नहीं किया, हु आर यू? आप हैं कौन? आप किस खेत की मूली हैं? केवल आपके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है, इसलिए आपको नमस्कार किया जाए, आपके सामने झुका जाए। वो टाइम चला गया जब मनमोहन सिंह को आप बेइज्जत करते थे और मनमोहन सिंह फिर भी हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े रहते थे। मनमोहन सिंह की मजबूरी होगी आपकी चापलूसी करना, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी नहीं है और उसको ये काम करना भी नहीं चाहिए। और नरेंद्र मोदी तो 13 महीने, 13.5 महीने हमने एज चीफ मिनिस्टर काम करते हुए देखा है, अब 11 साल से ऊपर उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हुए
पूरा देश भी देख रहा है और पूरी दुनिया भी देख रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुके, अमेरिका की महाशक्ति के सामने नहीं झुके, वो तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम हो कौन? कनाडा में जब वो गए थे G7 समिट में भाग लेने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फोन पर कहा कि आप वाशिंगटन होते हुए निकल जाइए। दुनिया का कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के आमंत्रण को नहीं ठुकराएगा। नरेंद्र मोदी ने ठुकरा दिया था। तो आप ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि वो आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा मनमोहन सिंह की तरह? मनमोहन सिंह के एहसान होंगे आपके परिवार के मनमोहन सिंह के ऊपर। नरेंद्र मोदी को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपकी अम्मा ने नहीं बनाया, आपकी कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया अलायंस ने नहीं बनाया, कोटि कोटि हिंदुस्तानियों ने बनाया और बड़ी अपेक्षाओं के साथ बनाया है। और वो अपेक्षाएं वो पूरी कर रहे हैं। वो चाहे विकास के मोर्चे पर हो, दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के मामले में, या विरासत को पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयास कर रहे हों। वो लगातार तीनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये देश 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी आ चुका है और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाला है। इनके पेट में दर्द ही इस बात को लेकर के होता है कि सारा श्रेय नरेंद्र मोदी क्यों लूट रहे हैं। हमारे जो नाकारा प्रधानमंत्री हुए हैं इनसे पहले, वो ये सब क्यों नहीं कर पाए कि नई पार्लियामेंट बना दिया, सेंट्रल विस्टा बना दिया, न्याय संहिता ले आए, दंड संहिता को खत्म कर दिया। सारे काम, सारी विरासत का पुनर्स्थापना नरेंद्र मोदी के ही भाग्य में क्यों लिखा हुआ है? तो ये किलसते हैं, ईर्ष्या का भाव है, इसलिए गालियां निकालते हैं ये लोग। बिल्कुल सर। और ये इनकी जो निजी ईर्ष्या है, निजी जलन है नरेंद्र मोदी के प्रति, वो भारत से जलन, भारत से ईर्ष्या, भारत को तोड़ना, नरेंद्र मोदी को तोड़ने की जगह भारत को तोड़ना, ये साफ है। और सर एक चीज और भी है दर्शकों, आप ध्यान दीजिए, 7 मुकदमों में घिरे हुए हैं और बेहद गंभीर मुकदमे। सबसे, जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मुकदमा है, जो इनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, ये संभवतः ऐसा भी है कि इन्हें अच्छी तरह पता है कि हमारा अंत कहाँ होना है। मैं अंत, किसी के जीवन के अंत की कामना नहीं करता, मैं सनातनी संस्कार मुझे ऐसा नहीं कहते, लेकिन राजनैतिक जीवन और आपके पाप का घड़ा जो सर आपने कहा ना, वो फूटने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जब हम ये सोचते हैं कि इनका इलाज क्या है, सर मुझे तो आपकी कही बात से ही मैंने इलाज निकाला। 1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी बहुमत नहीं मिला, हमेशा दूसरे के बल पर सत्ता के केंद्र में रही। इनका यही मुगालता नरेंद्र मोदी के समय में भी था कि ठीक है सरकार किसी और की आ जाएगी 5 साल, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हमारा जलवा बरकरार रहेगा 10 जनपद का, जो कि हम इस देश के क्योंकि मालिक हैं। और संभवतः ये भ्रम नरेंद्र मोदी ने पहली बार तोड़ दिया है। संभवतः ये तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी इस खानदान का यह हाल नहीं हुआ था। इस मामले में अब ये समझ में आता है कि ये सो कॉल्ड चश्मो चिराग पागल क्यों बने घूम रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा ओमकार सर ने कहा, इस व्यक्ति पर लगातार बात होनी चाहिए, लगातार बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लगातार साजिशें कर रहा है। मैंने आपको कहा अगले कुछ दिनों में आप देखिएगा हरियाणा में एक माहौल बनाया जाएगा, योगेंद्र यादव उधर के सामने आया है, इसी तरह हुड्डा फैमिली भी एक्टिवेट है, साथ ही आपको कुछ ऐसे जातीय नेता भी वहां पर दिखाई देंगे। अगली फिल्म जो फ्रॉड फिल्म है, जो फर्जी फिल्म है, जो सुपर फ्लॉप है वोट चोरी वाली, उसका मैदान हरियाणा बनने वाला है। और इसीलिए संभवतः राहुल कहते कहते रुक गए कि अरे ये हाइड्रोजन नहीं है, अब उनका हाइड्रोजन हरियाणा में चलेगा। लेकिन संतोष इस बात का है कि 84 से इन्हें बहुमत नहीं, 2014 से तो इनके लिए सदाबहार मुहर्रम चल रहा है दर्शकों। इसलिए इन्हें हमेशा बात करते रहना है, इन पर इन्हें हमेशा एक्सपोज करते रहना। ओमकार सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस बात को आप और आगे बढ़ाएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते रहिए, इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और ओमकार सर को आप उनके चैनल पर द ओमकार चौधरी शो और ओशियन नेटवर्क, उस पर भी देखते रहिए, यहाँ भी देखते रहिए प्रारंभ पर। सर आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमें और ओमकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।